अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी सेकंड रिकॉर्डिंग है। बिकॉज के लाइट चली गई थी तो नेट हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन पहली रिकॉर्डिंग में हमने अपना कल वाला सवाल जो कंटिन्यू किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने आज परपिचुअल के एवरेज मेथड को देखा। कल उसी सवाल को हमने परपिचुअल के, मैं स्क्रीन पे आपके शेयर कर सकता हूँ, ये रहा, फीफो मेथड से सॉल्व किया था। आप देख सकते हैं आज हमने इसी सवाल को कौन से मेथड से सॉल्व किया है, एवरेज। अब मैं पीरियोडिक की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि जब हमने कल टॉपिक को स्टार्ट किया था तो इनिशियली हमने कहा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन दो सिस्टम है, परपिचुअल और पीरियोडिक। परपिचुअल में दो मेथड है, फीफो और एवरेज। सेम लाइक परपिचुअल वी हैव टू मेथड अंडर पीरियोडिक, फीफो एंड एवरेज। तो अब हम जिस सवाल पे जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 नाजिम कंपनी का नजर आ रहा है। और इस सवाल पे मैं देख रहा हूँ कि बात लिखी हुई है कि ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करती है। दूसरी बात ये, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी शायद आपको कहा था कि इस सवाल में जो हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज से, वैल्यूएशन मेथड ऑफ वेटेड एवरेज। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज मांगी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो मैं अगर परपिचुअल की बात करूं ना तो वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी। आपको याद होगा हमारा एक कॉलम 20 का था, वो किस चीज का था, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए तो मैं ये सारी अमाउंट प्लस कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ। लेकिन ये कौन से मेथड का आंसर है? अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन से सिस्टम से भी सिखा दूंगा, पीरियोडिक से भी। लेकिन पहले असल टारगेट हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ। अब इस सवाल को मैं ना सिर्फ वेटेड एवरेज से सॉल्व करूंगा, बल्कि इस सवाल को मैं किस मेथड से भी सॉल्व करूंगा, फीफो से। उससे पहले एक सवाल रेज हुआ है क्लास में कि सर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन फीफो एंड एवरेज, या कौन सा मेथड बेहतर होता है। तो मैंने एक मिसाल दी थी अभी कि जिस तरह हम डेप्रिसिएशन के लिए कहते हैं हर एसेट के लिए एक ही तरीके से डेप्रिशिएट करना सूटेबल नहीं होता। मैंने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी ये बात बताई थी कि कुछ ऐसे होते हैं, लाइक हमारे पास ये टेबल है, चेयर्स है, या ये रोस्टम है, ये ऑलमोस्ट 5-6 साल भी यहाँ पड़ा रहे, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता क्योंकि इसमें कोई मशीन आइटम नहीं है। तो इसके स्ट्रेट बेनिफिट है, तो इसलिए यहाँ मेथड कौन सा है, बेहतर होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसी क्लासरूम में स्प्लिट है, इसके बेनिफिट विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते हैं। तो यहाँ कौन सा मेथड बेहतर होता है, डिमिनिशिंग, क्योंकि वहां हर साल हमारा डेप्रिसिएशन भी कम होता है। अब आ जाए इन्वेंट्री। देखिए कुछ प्रोडक्ट की नेचर ऐसी होती है जिनकी प्राइस में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज आता है, बहुत स्पीड से प्राइस चेंज होती है। उन प्रोडक्ट के लिए फीफो बेहतर होता है। उसकी वजह सुन लें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पुराना माल आप आउट कर चुके होंगे, अब जो स्टॉक रिफ्लेक्ट होगा ना वो कौन सी प्राइस पे हो रहा होगा, जो आखिर में आया है करंट प्राइस पे हो रहा होगा। भाई फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन, पुराना वाला माल पहले आउट करते हैं, तो जो बचता है वो कौन सा वाला, बहुत पुराना या करंट वाला। इसका मतलब है वो करंट प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब जैसे मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन एक आता है, बहुत स्पीड से दूसरा मॉडल आता है, पुराने मॉडल की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो वहां कौन सा मेथड बेहतर होगा, फीफो, फर्स्ट इन। मतलब जहां पे आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा हो, वहां पे कौन सा मेथड फॉलो करना बेहतर होता है, फीफो। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि उसकी प्राइस थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो उसके लिए कौन सा मेथड बेहतर होता है, कौन सा मेथड बेहतर होता है, वेटेड एवरेज। फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने शाहनवाज भाई से भी लिया, ये पेन शाहनवाज आपने कितने का लिया, 10 रुपए का। टू बी वेरी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके 10 रुपए बोलने से पहले, इवन इनसे पेन लेने से पहले मैंने सोचा था अगर मैं पेन लेके इनसे प्राइस पूछूंगा तो मुझे बताएंगे 10 रुपए। मैं शायद पिछले साल भी बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा था ना, तब भी मैंने किसी से शायद पेन की प्राइस पूछी तो कह 10 रुपए। पूरे साल ये पेन कितने का बिकता रहता है, 10 रुपए का। तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री में प्राइस चेंज, यहाँ पे कौन सा मेथड बेहतर है, एवरेज। क्योंकि अगर मैं 100 पेन भी लेकर आऊंगा 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए के हो गए, और 1000 को 100 पे डिवाइड करूंगा 10 रुपए आएंगे। मतलब वहां पे मेरी एवरेज या अलग अलग भी करूँ तो वो सेम रहते हैं, क्योंकि अब ये डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट की नेचर पे। तो याद रखें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट में तो प्राइस फ्लक्चुएट होती है। अब टमाटर है, कल मैं गया मार्केट में, थोड़े से शायद ऊपर थे, कभी तो 20 रुपए किलो भी मिल रहे होते,
ठीक है ना। और कल 100 रुपए किलो मिल रहे थे शायद, लेकिन ये भी रात का टाइम का, वरना शायद 150 रुपए किलो चल रहे। मतलब बहुत सारी चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, अप्स एंड डाउन आते हैं। तो वहां अगर आपने एवरेज कर दिया ना, तो एवरेज जो है ना आपकी इन्वेंट्री को खराब कर देगा। अब मैं आपको मिसाल दूं, मेरे मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह 75% थी, लेकिन मेरा एक ऐसा पेपर है जिसमें मेरे 30s में मार्क्स हैं। मैट्रिक के अंदर एक पेपर ऐसा है जिसमें 30s में मार्क्स हैं, लेकिन मेरी एवरेज क्या है 75। तो क्या वो 30s किसी को नजर आएगा? नहीं आएगा। कोई पूछेगा आपकी कितनी परसेंटेज है, मैं कहूंगा 75। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 में 319 नंबर लिए थे, 319, और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में भी 319 लिए। मैंने एक नंबर भी कम नहीं किया, ना एक नंबर बढ़ाया। 319 होते 638, 638। कोई देखना चाहे देख सकता है मेरी मार्कशीट, 638 आउट ऑफ शायद 750 या समथिंग होते, तो या 850 जो भी होता है, 75 पॉइंट समथिंग। अब उसमें मेरे 80s वाले भी 2-3 पेपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो 80s वाले हैं और वो 30, अब एवरेज करके क्या है, एवरेज क्या होता है, बहुत सारी चीजों को क्या कर देता है, खराब कर देता है, कवर कर देता है वो आपको नजर। तो क्या हर प्रोडक्ट को हम एवरेज पे चला सकते हैं? नहीं। वो हो सकता है आपकी इन्वेंट्री को क्या कर दे, खराब कर दे। मैं अभी एक सवाल पढ़ा रहा था, एक मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। ये जो हमारे बड़े बच्चे होते हैं, यानी FSCR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, तो वहां तो टोटल मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा सिलेबस जो है वो क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये मेरा देख सकते हैं आप, FSCR का फोल्डर जो है, इसमें एक टॉपिक इनको मैं पढ़ा रहा था, IS 8। ये अगर आप देखें यहाँ पे IS 8 जब मैंने इनको पढ़ाया, तो यहाँ पे अब आप देखिएगा, इसमें जो पहला सवाल इनको मैंने सॉल्व करवाया, उस पर एक बात लिखी थी। अब आपको एक पॉइंट समझ आएगा कि मैं क्या आंसर किस तरीके से आपको देना चाह रहा हूँ, और ये मैं स्क्रीन पे शेयर भी करता हूँ ताकि हमारे वो नाजरी जो बाद में रिकॉर्डिंग देखिए तो उनको भी ये बात क्लियर हो जाए। अभी तो देखिएगा मैंने स्क्रीन पे ये फाइल शेयर की, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज अब आपको और बेहतर नजर आ रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं all changes corporation in changed its accounting policy in 2009 with respect to the valuation of inventories. Up to 2008 तक इन्वेंट्रीज वर वैल्यूएट, किस पे वैल्यूएट करते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट। और हो सकता है वो वेटेड एवरेज उनकी इन्वेंट्री की रिफ्लेक्शन को सही रिफ्लेक्ट। इन 2009 द मेथड वाज चेंज। भाई क्यों चेंज किया, कौन से मेथड पे जा रहा है अभी, क्यों? It was considered to be more accurately reflect the usage and flow of inventories in the economic cycle. वो कह रहे हैं कि हमारी एवरेज की वजह से इन्वेंट्री क्या हो रही है, खराब हो रही है, उसकी वैल्यूएशन डिस्टर्ब हो रही है। और आपको पता है ये इन्वेंट्री, कॉमर्स वालों को पता होगा, इन्वेंट्री जो है ना वो प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए भी यूज की जाती है। तो इन्वेंट्री जब प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती है तो वहां पे आपका प्रॉफिट भी हिट होता है। ये बात पता है आपको? तो इन्वेंट्री जब आप यूज करते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, मैं एक मिनट इसका आंसर आपको दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं ये बात बता रहा था कि आपकी जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है ना, कॉमर्स वालों को ये बात पता है, नॉन कॉमर्स वाले भी इंशाल्लाह सीखेंगे आगे जाके, उसमें इन्वेंट्री का बड़ा इंपैक्ट होता है, मेजर इंपैक्ट होता है। और इन्वेंट्री की वैल्यू अगर सही नहीं आएगी तो क्या प्रॉफिट सही कैलकुलेट होगा? तो ये भी तो कह रहे हैं हम अपनी इकोनॉमिक साइकिल को सही करना चाह रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, तो ये आपको बता रहे हैं कि हम मेथड क्यों चेंज कर रहे हैं। हमने 2008 तक कौन सा मेथड यूज किया है, अब हमें लग रहा है एवरेज हमारी इन्वेंट्री को सही रिफ्लेक्ट, अब हम कौन से मेथड पे जाना चाह रहे हैं, फीफो पे। तो इज दैट क्लियर? तो भाई ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, और फिर हम इसकी एप्लीकेशन तो बहरहाल यहाँ तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया कि अपर लेवल का क्वेश्चन था। अब मैं दोबारा आपकी स्क्रीन पे जा रहा हूँ और वही पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। तो मेरा ख्याल है ये डिफरेंस अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए बिटवीन फीफो एंड एवरेज। इज दैट क्लियर? जी आयशा क्लियर होगी आपको, अरीफ क्लियर है? ओके। आगे हमारे पास नाजिम कंपनी यूजेस द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड रिपोर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडेड Jan 31, 2010। अभी भी हमने इत्तेफाक से 2010 ही था वो ईयर, लेकिन वो था आपके पास अप्रैल और ये है जैन।
वो था अली बाबा, ये है नाजिम। जैन 1 बैलेंस 200 यूनिट, 5 रुपए के हिसाब से 1100, सॉरी 1000। फिर परचेज किए, फिर परचेज। अच्छा ये खाली परचेज करता है, सेल नहीं करता क्या? एग्जीबिशन लगाता है, लोग आके खाली जियारत करके चले जाते हैं उसकी इन्वेंट्री की। सेल करता है, लेकिन आपको वन शॉट बता दिया, ड्यूरिंग द मंथ एंडेड 2000 यूनिट पर सोल्ड, व्हाट अ गुड शॉप। अच्छा ये 2000 यूनिट है ना, इसने वन शॉट नहीं बेचे होंगे, पहले तो ये सुन लें, इसने पूरे महीने में बेचे होंगे। जिस तरह अभी हमने देखा यार, अली बाबा ने, आपने देखा ना अली बाबा के सवाल में, पहले कितने यूनिट थे? 500। फिर अली बाबा 700 खरीद के लाए थे, कितने हो गए थे? फिर 600 भेजी थे, कितने बच गए थे? फिर 900 खरीदे थे तो 1500 हो गए थे। फिर 100 खरीदे तो 1600 हो गए थे। फिर उसमें से उसने शायद 700 बेचे थे, 900 बच गए थे। फिर ऐसे कुछ 200 और खरीद के लिया था, 1100 हो गए थे। फिर 300 बेचे, 800। तो ये प्लस माइनस पूरा महीने चलता है, ऐसा नहीं होता कि वन शॉट सेल हो रही है। इसने भी वन शॉट नहीं की होगी सेल, पूरे महीने की होगी। लेकिन क्योंकि ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक में हमें बैक टू बैक सेल्स दिखाने की जरूरत, तभी ये सवाल डिफरेंट तरीके से है। आगे कह रहे कि वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, मैंने कहा था मैं सवाल को कौन कौन से मेथड से सॉल्व करूंगा, फीफो और एवरेज। असल जो रिक्वायरमेंट है वो है, ठीक है यार, ये कैसे जाएगा भाई, दिस वन। अच्छा भाई, अच्छा हमारे पास यहाँ पे प्लीज साइलेंट, नाजिम एंड कंपनी, मैं सवाल की थोड़ी सी बार बार कह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट से हटके भी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वैल्यूएशन ऑफ या कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ भी कहते हैं, वैल्यूएशन भी कहते हैं, एक ही बात है। वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री पहले कौन से मेथड से कैलकुलेट करूंगा? फीफो से, हालांकि वो रिक्वायर्ड नहीं है, बाय पीरियोडिक फीफो, ठीक है ना। और हमारी कट ऑफ डेट क्या है? क्योंकि हम पर्टिकुलर डेट की इन्वेंट्री निकालते हैं। यहाँ पे मंथ एंड, मंथ एंड कौन सा महीना एंड हो रहा है? जैन की लास्ट डेट क्या होती है? और 2010 है, एज एट जैन 31st 2010। इज दैट क्लियर? नाजिम एंड कंपनी वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री by periodic FIFO method as at Jan 31st 2010। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कैलकुलेशन छोटी सी कर रहा हूँ सवाल के पास ही, वो ये कि मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने थे। इधर देखिएगा, अब ये टोटल यूनिट्स कैसे आएंगे, ये अगर आप टॉप पे देखिए तो सबसे पहले कितने यूनिट थे ये देखें, फिर कितने खरीदे, कितने हो गए 500, फिर कितने लिए 1100 हो गए। अच्छा ठीक है, 1100 जमा कितने लिए 400, कितने हो गए 1508। टोटल यूनिट थे 2300, किसी को एतराज है? 2300 यूनिट मैंने ऊपर से टोटल किए, उसमें से लेस कर दूंगा यूनिट सोल्ड, जो बेच दिए वो तो अब नजर आएंगे आपको, जो बेच दिए वो नजर आएंगे। कितने यूनिट बेच दिए? जब मैंने 2300 में से 2000 यूनिट बेच दिए तो कितने यूनिट बच गए? इसको कहते हैं यूनिट्स इन हैंड। क्या बोलते हैं? यानी जो यूनिट बच गए, और हमें अकाउंटिंग भी किसकी करनी होती है? जो यूनिट्स बच गए, एंडिंग यूनिट्स बिक गए, अल्लाह का शुक्र, जो बच गए उसकी अकाउंटिंग करनी है। वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, नॉट इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। यहां पर है ना क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बताओ कितने यूनिट बच गए? अब आप देखो कितना सिंपल हो गया। क्या ये सीक्वेंस है सारा? 1 12 15 18 25, ये सारी डेट सीक्वेंस में। अब मैंने कौन सा मेथड यूज करना है? फर्स्ट इन, तो पहले माल टॉप से बेचा होगा ना, तो इसका मतलब जो माल बचा है वो बॉटम से। आखिरी में कितने यूनिट खरीदे? इसमें से तो बचे 300, क्योंकि ऊपर वाला सारा माल ये 280 भाई 2000 बेचे ना, ये 280 बिका, 380 बिका, कितने हो गए 500, 600 ये बिका, कितने हो गए 400 ये बिका, 1500, टोटल कितने बेचे? इस पर भी कितने बिके? सिर्फ कितने बच गए? और कौन से रेट वाले? बस ये आंसर आ गया आपका, ये आपका फीफो खत्म। मैंने क्या कहा था 5 मिनट लगेंगे, मेरे ख्याल 5 मिनट भी नहीं लगे शायद,
इधर देख ले, ये आपने एक कॉलम बना दिया यूनिट्स, एक कॉलम बना दिया रेट, और एक कॉलम बना दिया अमाउंट। ये ज्यादा ही मैंने कोई बड़ा टेबल कर दिया है, बल्कि एक काम करता हूँ थोड़ा बीच में कर दूं। नंबर 1 यूनिट्स, नंबर 2 रेट, और नंबर 3 उसकी अमाउंट। बस ये कॉलम एक्स्ट्रा इसको मिटा दूंगा। इज दैट क्लियर? यूनिट्स कितने यूनिट बच गए, उसकी प्राइस क्या है, रेट कितना हो जाएगा, अमाउंट पता है, बस ये आंसर होगी। और वैसे अगर टोटल करना चाहो तो सिर्फ किस किस का टोटल करोगे, यूनिट का। और अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि क्योंकि यहाँ तो सिर्फ माल कौन सा बचा है, सिर्फ कौन सी वाली इन्वेंट्री, मतलब एंडिंग तो बची है, सिर्फ उसमें से जो आखिर में खरीदा था। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ समझाने के लिए, बस ये तो आंसर हो गया, फीफो आपका कंप्लीट हो गया, सही है। फीफो कौन से मेथड से कंप्लीट हो गया, ये पीरियोडिक से फीफो आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं सपोज कर लेते हैं कि समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि मैंने ये जो इन्वेंट्री बेची है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, कितने यूनिट आपने बेचे हैं, 2000। अगर मैं सवाल में से 2 को गायब कर दूं, वहां 2000 लिखा हुआ है, तो 2 को अगर मैं मिटा दूं तो वो 1000 हो जाएगा। सवाल में से अगर ये 2 हटा देता हूं मैं, ये अब आपको 2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। ड्यूरिंग द मंथ एंडेड Jan 31st 2010 1000 यूनिट got sold, कितने यूनिट, तो इसका मतलब है, सब मिसाल दे रहा हूं मैं, यहां से 1000 माइनस करता तो कितने यूनिट बच जाते। अब 1300 में 800 ये वाले बचते, 400 ये वाले बचते, और 100 ऊपर से बचते, ऐसा ही है। 800 कौन से वाले बचते, 7 रुपए वाले, 400 कौन से बचते। अब आपने सर आप तो लीफो, लीफो नहीं है भाई, फीफो, फर्स्ट इन माल बेचा कौन सा है, टॉप वाला, बचा कहां से, आखिरी वाला। 800 ये बचते, इसमें कितने बचते, ये पूरे बचते 600, 100। लेकिन सिक्वेंस में उतारता मैं, फिर पहले ये 100 लिखता, और उस 100 के बाद क्या लिखता, और उसके बाद क्या लिखता, इज दैट 800 पूरे लिखता। ओके स्टूडेंट्स, तो बात ये हो रही थी कि अगर मेरे पास 1000 यूनिट सेल हुए होते तो कितने यूनिट बच जाते, 1300। वो 1300 यूनिट में कहता 800 ये बच गए, 400 ये बच गए, ये 600 पूरे बचते, इसमें कितने बचे। लेकिन सीक्वेंस को फॉलो करता मैं, जब मैं यहाँ लिखता, इधर देखें, फिर ये एक लाइन में आंसर नहीं आता, ये कितनी लाइनें ऐड होती, 3। पहले पुराने लिखता 100, फिर 400, वेरी गुड, फिर 800, 100 और 400 कितने होते, 500, और 800 कितने हो जाते, 1300, और अलग अलग जो रेट था उससे मल्टीप्लाई करता, तो ये आपका आंसर आ जाता। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये हमने नाजिम एंड कंपनी का सवाल सॉल्व किया, कौन से मेथड से। अब मैं यहीं पे बिल्कुल इसके साथ पैरेलल आंसर दे रहा हूं, यहाँ बिल्कुल छोटा सा आंसर है। अब इसी को मैं नाजिम एंड कंपनी और आंसर देने जा रहा हूं कौन से मेथड से, वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। बताऊंगा इसके बाद। अभी बाय पीरियोडिक कौन सा मेथड, वेक, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। एज एट कौन सी डेट है हमारी। अब यहां पे जो है ना, इधर सुनिएगा, एक फॉर्मूला यूज होगा, बस क्या यूज होगा एक। अब क्या फॉर्मूला है, सिंपल ये देखिएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। तो क्या आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगी भाई, कितने यूनिट से, टोटल, टोटल, वेरी गुड, टोटल यूनिट कितने थे, कॉस्ट में प्लस कर दूंगा, मुझे दी हुई है सवाल में, मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट्स इन हैंड से, किससे, जो मेरे पास यूनिट बच गए, क्या मुझे उसकी अकाउंटिंग करनी है भाई, जो यूनिट्स बच गए उसकी अकाउंटिंग करनी है ना। टोटल कॉस्ट
डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स इन हैंड। अब इधर देखिए टोटल कॉस्ट कैसे आएगी। टोटल कॉस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैंने यहाँ पे ये कॉस्ट दी है सारी भाई, ये 200 यूनिट की कॉस्ट, ये 300 यूनिट की कॉस्ट, ये 600 यूनिट की कॉस्ट, ये 400 यूनिट की कॉस्ट, ये 800 यूनिट की कॉस्ट, शायद 15,000 आ रही है। 1 2 और ये 4 7 और 8 9 और 10 जी 15,000 हो गई, पूरी 15,000 रुपए नहीं 15,000। अब सुने ये 15,000 कितने यूनिट की कॉस्ट है? 15,000 डिवाइडेड बाय 2300, तो क्या मेरे पास एवरेज प्राइस नहीं आ जाएगी? अब आप देखें इसको डिवाइड करूं तो कौन सी प्राइस आ जाएगी? हालांकि मेरे पास कभी यूनिट 5 रुपए का भी मैंने खरीदा है, कभी यूनिट 6 रुपए का, कभी यूनिट 7 रुपए का, तो ये मेरी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। बहरहाल मैंने इसको डिवाइड किया तो जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे पॉइंट में आ रहा होगा, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करने कितने यूनिट बच गए तो कितना आंसर आ रहा है? 1957 कर दो। अब आप देखिए वहां आ रहा था 2100, यहाँ तकरीबन 2000 के करीब है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट मेथड आपके आंसर थोड़े से डिफरेंट आते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो एक चीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये फर्क नजर आ जाए। ये अलग मेथड था, ये कौन सा मेथड था, और इसका बॉक्स अलग से पैक कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सर ने ये फ्रेम कर दूं, इसको भी थोड़ा सा फ्रेम सही नहीं आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बॉक्स फार्मूले को भी देना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला यूज किया है और इस फॉर्मूले से हमने क्या कैलकुलेट किया है? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कौन से मेथड से? वैक। कौन से सिस्टम से? पीरियोडिक। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो भाई ये भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है हमने परपेचुअल से एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना सीख ली, हमने पीरियोडिक से एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना सीख ली, परपेचुअल फीफो से भी परपेचुअल, पीरियोडिक फीफो से भी पीरियोडिक, वैक से भी। अब यहाँ पे इस सवाल में एक रिक्वायरमेंट और है, उस रिक्वायरमेंट की तरफ मैं जा रहा हूँ, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीज आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगी। छोटी सी कैलकुलेशन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ इसी सवाल के मुताबिक। देखिए इधर देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक तरीका होता है, उसकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। देखिए कॉस्ट कहते हैं कीमत को, ऑफ का मतलब काकी के, गुड्स का मतलब जो आपकी अशिया थी, सोल्ड का मतलब जो आपने बेच दी। अगर मैं इसका उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो ये बनेगा बेची हुई। सोल्ड का मतलब क्या है? जो बेच दी, ठीक है, बेची हुई। और सुन ले, गुड्स बोलते हैं अशिया, किसको बोलते हैं? हाँ, बेची हुई अशिया की कीमत, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप क्यों पढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उर्दू में पढ़ेंगे तो बेची हुई अशिया की कीमत। अब ये जो बेची हुई अशिया की कीमत है, दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कहने का ये होता है कि जो गुड्स आपने बेच दी ना, वो आपने कितने की ली थी, जो गुड्स आपने बेच दी वो आपने कितने की ली थी। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? द वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज वेरी स्ट्रेट। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या लिखेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है आपके पास पहले से कितने रुपए का माल मौजूद था। अब आप देखिए इसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी, सवाल में देखिए कितने यूनिट मौजूद थे? 200। एक यूनिट कितने का था? 5 रुपए का। तो टोटल कितने हो गए? 1000 रुपए। टोटल कितने हो गए? 1000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया भाई इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1000। उस पर मैं ऐड करूंगा परचेजेस। किसको ऐड करूंगा? यानी मैं मजीद कितने की इन्वेंट्री खरीद के लाया? ये 14,000 रुपए की इन्वेंट्री और खरीद के लाया। अब आप बोलेंगे सर ये 14,000 रुपए तो सवाल में कहीं नहीं लिखे हुए। मेरे भाई ये परचेजेस कितनी मरतबा की है? 5 मरतबा परचेजेस की है।
युवा दुआ दरे सिलोर 4 दफा है। कितनी दफा परचेजेस की है? 4 दफा। अब ये चारों की इन प्राइस को प्लस करें 1800, 4200, 2400, 5600, इन चारों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये अमाउंट कितना बन रहा है? 14,000। कितना बन रहा है? क्योंकि टोटल 15,000 था ना भाई। ओपनिंग स्टॉक था 1,000 रुपए का, ने आपने परचेजेस कितने की? 14,000। इसका मतलब है आपके पास बेचने के लिए टोटल स्टॉक कितने का मौजूद था? 15,000 का स्टॉक बेचने के लिए मौजूद था। एम आई राइट? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स, नजर नहीं आ रहा? ऑफ कॉस्ट ऑफ, ये क्या लिखा है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, ये उस माल की कीमत है जो बेचने के लिए मौजूद था है नहीं? अब क्या सारा माल अभी भी पड़ा हुआ होगा? आप क्या माल बेचते नहीं है? कस्टमर आता तो ये कहते जाओ जाओ अपना काम करो, हम नहीं बेचेगा, ऐसा बोलता? ऐसा नहीं है भाई। क्या आपने कोई जियारत करी कि लोग आते जियारत करते चले जाते? ऐसा नहीं है, आप माल बेचते हो। क्या साल के आखिर में, अब इधर आ जाओ, लुक एट दिस, मैंने अभी फीफो सॉल्व किया है ऊपर और एवरेज से भी सॉल्व किया है। एंडिंग इन्वेंट्री एक जैसी आती है, अलग अलग आती है। फीफो में एंडिंग इन्वेंट्री कितने रुपए का माल बच गया तो बाकी माल बिक गया। बाकी माल, एक मिसाल देता हूं, असल में ये एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं। किसी ने एक दफा मुझसे पूछ लिया था एक बकरे की मिसाल, ताकि बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक बकरे बेचने वाले के पास 4 बकरे थी, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, चांद नजर आया, बाहर से का 4 बकरे थे। उसने 2-3 दिन में सपोज करें कि 46 बकरे और खरीद लिए। कितने बकरे हो गए? 50 बकरे उसके सपोज कर लेते। कोई एक बकरा अगर मैं 10,000 का भी लगाऊं तो 50 बकरे कितने हो गए उसके? 5 लाख रुपए के। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बकरा अवेलेबल फॉर सेल। अब 4 लाख को वो घर जा रहा है, 2 बकरे बच गए तो एंडिंग इन्वेंट्री कितने? 2 बकरे, वो माइनस कर दे, बाकी बकरे बिक गए। तो भाई जो 5 लाख में से 2 बकरे बच गए उसकी कॉस्ट माइनस करो, जो बिक गए तो पता चल जाएगा कि वो कितने रुपए के थे जो आपने बेचे। तो याद रखिए ये जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये टोटल आ जाती है कितना था, और जो बच गए वो नहीं बिके। भाई जो बच गए, जो दिख रहा है वो नहीं बिका ना। लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है वो नहीं बिका मेरे भाई। उसके पास टोटल कितने बकरे थे? 50। चांदना थे, चांदना से मुराद 9 जिला जो कि कल सुबह वो कुर्बानी करेगा, घर जा रहा है। कितने बकरे इसके पास पड़े हुए? जो दिख रहा है वो नहीं बिका, बाकी बकरे। तो इसका मतलब है टोटल बकरों की कॉस्ट में से इनकी कॉस्ट माइनस करो तो जो बिक गया उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन तरीका है ओपनिंग इन्वेंट्री। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी ऐसे निकालती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चाहे वो पीएस हो या कोई भी कंपनी हो। ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस, तो क्या आंसर आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, इसमें से माइनस कर दो कौन सी इन्वेंट्री। अच्छा ये तो पता ना ब्रैकेट लगाते हैं अकाउंटिंग में माइनस के लिए। अच्छा ये तो बता दिया था मैंने बैंक रिकंसिलिएशन में। 12,000, व्हाट इज 12,900? जो माल बिक चुका है उसकी, बस जाहिर सी बात है ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, चले माशाल्लाह अभी आप लोग सारे समझदार हैं, आप लोग खुद ही आंसर देंगे। नाजिम ने टोटल ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस मिला के कितने का खर्चा किया था? वेरी गुड, 15,000। नाजिम की दुकान पे ईयर एंड पे कितने का? फीफो मेथड में कितने का माल पड़ा हुआ है? इसका मतलब है आपका 12,900 का माल। अब आपने जितने का भी बेचा हो वो आपका ऊपर का अमाउंट सारा का सारा क्या है? प्रॉफिट है। वो सारा अमाउंट आपका क्या है? अब इसने 2,000 यूनिट तो बेचे, हमें नहीं पता कितने के बेचे। अब वो जितने ने भी बेचे हो सेल में से कॉस्ट माइनस करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब आ जाए, ये तो फीफो मेथड था। अगर मैं इसी सवाल को कौन से मेथड से जाता? वेटेड एवरेज कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री तो सेम रहती 1000, परचेजेस भी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी सेम रहता। कितना होता? 15,000। अब मुझे ये बताएं कि हम यहां से एंडिंग इन्वेंट्री कितनी माइनस करेंगे? 19। अब आप देखिए मेथड को चेंज करने से इन्वेंट्री चेंज हो गई, आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, तो क्या प्रॉफिट सेम आएगा चेंज हो जाएगा? अभी बता रहा था मैं वो पॉइंट
क्या आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, चेंज। बताइए कितना आंसर आ गया जी, 13043। ये मैंने दोनों तरीकों से आपको क्या निकाल के दिखा दी, कॉस्ट ऑफ, कौन कौन से मेथड से, FIFO एज वेल एज हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री। भाई बस एक बंदे के पास ओपनिंग पे इन्वेंट्री पड़ी है, क्यों है, बेचने के लिए, और माल खरीद के भी लाया, क्यों लेकर आया, इन सबको प्लस करो, टोटल पता चल गया कितने पैसे लगे हुए। आखिर में देख रहे यार ये 2 यूनिट बच गए, बाकी कहाँ गए, तो वो माइनस कर दो जो बच गए, बाकी बिक गया वो पता चल जाएंगे। अब एक बात सुने, ये तो हमने आज कौन से मेथड से पढ़ा है। अब यही सवाल अली बाबा में भी पूछ सकता था, वो पूछा भी एग्जामिनर ने, मैं आपको बाद में होमवर्क दूंगा, वहां पूछा गया है कि वो सवाल है परपेचुअल का, और वो कहते हैं साथ में क्या कैलकुलेट कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप क्या करेंगे, इधर देखें अली बाबा की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, इधर देखें ये ओपनिंग इन्वेंट्री, अली बाबा की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, अगर मालूम, अली बाबा की ओपनिंग इन्वेंट्री 500 यूनिट थे, 1 यूनिट 4 रुपए का था, कितनी हो गई। अब मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये एबीसी, एबीसी बोले तो अली बाबा कंपनी, फीफो मेथड हमने कल पढ़ा था, उसके मुताबिक मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो क्या ओपनिंग इन्वेंट्री 2000 है। अब अली बाबा ने परचेजेस की, सर कैसे पता चलेगा, टेंशन नहीं है, परचेज का कॉलम भी बनाया है आपने, इधर देखो हाजा परचेज कॉलम, जब जब अली परचेज करता था हम इसकी कैलकुलेशन करते रहते थे, इन सबको प्लेस करवा दो तो परचेज भी आ जाएगा, परचेज की वैल्यू आ जाएगी, कोई प्लेस करे और मुझे लिखवा दें यहाँ पे, ताकि मैं इसको भी ऐड कर दूं, मेरे पास परचेज की वैल्यू भी आ जाएगी। जी बताएं, द वैल्यू ऑफ परचेजेस 2940 प्लस 3690 79 श्योर 79, ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही, ये 7960 क्या आ गई अली बाबा की, परचेजेस आ गई 7960। तो अब जरा परचेजेस को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, व्हाट इज 9960, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर 9960, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, क्या माइनस करते, एंडिंग इन्वेंट्री अली बाबा की, इधर देखो भाई, व्हाट इज दिस, 800 यूनिट बच गए थे, ये उसकी वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी 3380, जरा माइनस करें जी, 65। अब एक काम करें प्लीज, प्लीज साइलेंट, 6580, ये हमने 6580 क्या कैलकुलेट किए, कॉस्ट ऑफ, ये तो मैंने आपको सेम मेथड से बता दिया, 65 जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। अब एक बात सुने, क्या अली बाबा के सवाल को हमने कल जब सॉल्व किया था, बीच में कॉलम बनाया था, उसका नाम क्या रखा था, कॉस्ट ऑफ, वहां तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो रही है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत, आप जरा इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करें और बताएं, कैलकुलेट करें, अमाउंट बताएं 6580। देखिए आपने कैलकुलेट किया और आंसर आप लोग कह रहे हैं कि सेम आ रहा है, दिस इज 6580, चेक कर सकते हैं आप लोग 6580। तो जब हम परपेचुअल सॉल्व करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या बना रहे होते हैं, कॉलम, तो हमें उसमें टेंशन लेने की जरूरत, आप उसी कॉलम को ऐड करो तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी जाएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस लेस एंडिंग, तब भी क्या आंसर आ रहा था 65। इज दैट क्लियर, ये दोनों तरीके थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के। परपेचुअल में डायरेक्ट आ जाता है, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन पीरियोडिक में डायरेक्ट आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है अभी ये परपेचुअल और पीरियोडिक के डिफरेंस भी आपको क्लियर हो रहे होंगे। आपको इन दोनों क्वेश्चन में दोनों तरीकों से, यानी फीफो से भी और एवरेज से भी मैंने, हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ हमें कैलकुलेट करना था वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री, और उसी मेथड से क्या कैलकुलेट करना था, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, assuming the company uses valuation method of
क्या मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल ली नाजिम कंपनी की? कौन से मेथड से निकाली है? खाली फीफो से निकाली है? दोनों से, हालांकि रिक्वायरमेंट क्या थी खाली। फिर मैंने क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिया, दोनों मेथड से बता दिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं मैंने फीफो से भी कैलकुलेट किया है और वैक्स से भी कैलकुलेट किया है। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट से मुराद ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस पे कुछ और वेरिएशन है, कुछ चीजें और सिखानी है इंशाल्लाह। वो चीजें इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि अगर मेरा प्लान हुआ थर्सडे को ऑफ करने का, मैंने कहा बताया था आपको शायद मैं जाऊं, तो मैं आप लोगों को वेडनेसडे को इंशाल्लाह मैसेज कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।